चलिए, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ना है आज से? ट्राइब्स पढ़ना है ना। एमपी की हमें जनजातियां देखना है ना। ट्राइब्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की जनजातियां। उसके बाद उसके बारे में हमें जानना है, उसके बारे में पढ़ना है ना। टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से समझिए, थोड़ा सा टफेस्ट टॉपिक होता है ये, है ना। चलिए देखते हैं। ट्राइब्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की जनजातियां। मध्य प्रदेश की जनजातियां। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखिए, एक शब्द आया है। एक शब्द होता है जनजाति, यूज किया जाता है। एक शब्द यूज किया जाता है आदिवासी। इनका कोई मतलब बताएगा? जनजाति मतलब क्या होता है? इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था जिन्हें आदिवासी के क्या बोले जाते हैं, मसीहा के नाम जाना जाता है, ठक्कर बाबा। ठीक है, वो पर्दा को क्लोज कर दीजिए। जनजाति, ठीक है। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था, किनके द्वारा किया गया था? ठक्कर बाबा। ठक्कर बाबा, है ना, ठक्कर बाबा। ठीक है। इन्हें आदिवासी का मसीहा भी कहा जाता है। इन्हें आदिवासी का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया एक शब्द जिसका नाम आता है जनजाति, जो आपने सुना होगा। इसका मतलब होता है जन, मतलब क्या होता है? जो जंगल में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? जंगल में रहते हैं। कहां पे निवास करते हैं? कहां पे रहते हैं? जंगल पे, जंगल में निवास करते हैं। ये इसका मतलब होता है। समझ में आ रहा है? और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? ठक्कर बाबा। और ठक्कर बाबा को क्या कहा जाता है? आदिवासी का मसीहा। तो समझ में आ रहा है? जनजाति का जो मतलब होता है, जो आपने एक शब्द सुना होगा, इसका मतलब होता है ट्राइब। इस शब्द को सबसे पहले जो उपयोग किया था वो किसने किया था? ठक्कर बाबा। और ठक्कर बाबा को आदिवासी का मसीहा कहा जाता है। और जनजाति का मतलब होता है जंगल में निवास करने वाले। ठीक है। दूसरा शब्द आप लोग देख रहे होंगे, आदिवासी। आदि मतलब शुरुआत से, है ना, शुरुआत से। और वासी मतलब तो आप जानते हैं, निवास। मतलब जो शुरुआत से निवास कर रहे हैं, जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है, तब से जो मेन जो जो माने मुख्य लोग जो हैं, जो निवास कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? आदिवासी। समझ में आ रहा है? शुरुआत से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि आदिवासी का जो मतलब होता है कि जो शुरुआत से, जब मानव सभ्यता का जन्म हुआ है, तब से ये निवास कर रहे हैं। और वासी का मतलब होता है निवास, मतलब ये तब से जो निवास कर रहे हैं उनको हम क्या बोल दिए? आदिवासी। ठीक है। और एक और शब्द आपने सुना होगा, गिरिही। गिरिही, इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी। और इसका मतलब उन्होंने बताया था। गिरी मतलब क्या होता है? आपने पर्यायवाची में देखा होगा, सिनोम से ही किसका? पर्वत का। तो आप इससे जोड़ सकते हो, मतलब पर्वत पर निवास करने वाले। पर्वत में निवास करने वाले को महात्मा गांधी जी ने क्या बोला है? गिरिही बोला है। क्लियर हो रहा है? एक शब्द हमने देखा जनजाति, मतलब ट्राइब। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं ठक्कर बाबा, जिन्हें आदिवासी का मसीहा भी कहा जाता है। और इसका मतलब होता है जंगलों में निवास। जो जंगलों में निवास करते हैं उनको उन्होंने क्या परिभाषित किया? जनजाति के रूप में, ट्राइब्स के रूप में परिभाषित किया। दूसरा शब्द होता है एक आदिवासी। आदिवासी शब्द का यूज करते हैं, आदि मतलब शुरुआत से, जब मानव सभ्यता जन्म हुई तब से जो चल रहा है, वहां पे जो शुरुआत हुई है। और वासी मतलब होता है निवास। तो वहां से शुरुआत से जो लोग बसे हुए हैं, जो मेन इंडिजीनियस लोग हैं जो बसे हुए हैं, उनको हमने क्या बोल दिया? आदिवासी। और तीसरा एक शब्द होता है गिरही। तो गिरही का शब्द जो होता है, इसका प्रयोग महात्मा गांधी ने किया है, और इसका मतलब होता है पर्वतों में निवास। ठीक है। और एक आपने शब्द सुना होगा, दलित करके। दलित, ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। ये अंग्रेजों
ब्रिटिशर द्वारा दिया गया शब्द है, अंग्रेजों द्वारा दिया गया शब्द है दलित, है ना। 2018 का एक ग्वालियर हाई कोर्ट का निर्णय है, जो ग्वालियर जो है वो हमारे आगे क्या है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक खंडपीठ है। तो जो ग्वालियर हाई कोर्ट है उसका निर्णय में दलित शब्द को प्रयोग करने से मना कर दिया गया था, ठीक है। ग्वालियर ग्वालियर हाई कोर्ट, ग्वालियर हाई कोर्ट ने 2018 में दलित शब्द पर प्रतिबंध कर दिया था। लिख लीजिए, कब? 2018 में। और ये किसके द्वारा दिया गया था? अंग्रेजों द्वारा। क्लियर? क्लियर हो गया? देख लीजिए एक बार और, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आप लोग को। क्या हमने देखा? एक हमने देखा कि जनजाति, आपने एक शब्द सुना होगा ट्राइब, इसका मतलब होता है जंगल में निवास करने वाला। और ये जो शब्द दिए थे, ये शब्द दिए हैं जिन्हें आदिवासी का मसीहा कहा जाता है, ठक्कर बाबा, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपने एक शब्द सुना होगा आदिवासी। आदि मतलब जो मानव सभ्यता जब से जन्म ली है तब से जो निवास कर रहे हैं उनको क्या बोला गया? आदिवासी। और तीसरा एक शब्द और प्रयोग करने में मिला, गिरिही। और गिरिही जो शब्द प्रयोग किया वो किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। और उनको बताया गिरिही का मतलब जो पर्वतों पर निवास करते हैं। और एक शब्द और आपको देखने मिलेगा दलित करके, दलित। और दलित जो शब्द है वो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, मगर 2018 का जो ग्वालियर हाईकोर्ट का 2018 का एक निर्णय आया था जहां पर दलित शब्द को प्रतिबंधित या प्रतिबंध कर दिया गया था। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे ट्राइब है, इनके लिए संविधान में बहुत सी चीज इनके बारे में वर्णन की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनजाति के बारे में। आप जैसे भारत में भी देखोगे तो जो भारत में सबसे पहले जो एक कास्ट आती है, ये जनजाति, जो सबसे पहले एक जनजाति का समूह आता है वो नीग्रो आता है। कभी अगर आपसे पूछ ले तो भारत में भी जैसे 3 प्रकार की मुख्यता पाई जाती है, एक होती है मंगोलाइड, एक होती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और एक होती है नॉर्डिक, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जो भारत में सबसे पहले जो जाति का समूह आया वो कौन सा आया? नीग्रो आए थे। ये मुख्यतः अफ्रीका में पाए जाते हैं। जो सबसे काली जनजाति जिसे कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? नीग्रो। ये अफ्रीका में पाए जाते थे। सबसे पहले नीग्रो आए थे। और सबसे जो बाद में आए थे वो कौन आए थे? नार्डिक। तो हमारा जो उत्तर पूर्वी साइड है वहां पे आपको कौन देखने मिलेगा? कौन देखने मिलेगा बताइए? देखिए जो हमारा भारत का जो पूर्वी पश्चिमी वाला इलाका, जो पूर्वी वाला भाग है, वहां पे आपको मंगोलाइट जाति देखने, ये मंगोलिया से आई थी, यहाँ पे मंगोलियाइट देखने मिलेगी। नीचे साइड अंडमान एंड निकोबार साइड आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कौन सी देखने मिलेगी? नार्डिक देखने मिलेगी। और जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे आपको कौन देखने मिलेगी? प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड। तो जो हमारा एमपी है, जो हमारा मध्य प्रदेश, यहाँ पे मोस्टली जो जनजाति है वो कौन सी है? प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड देखने मिलती है। समझ में आएगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चाहे कोई गौड़ पूछेगा चाहे भील पूछेगा तो आपको क्या बताना है? ये कौन सी जनजाति है? प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड। समझ में आया? अगर आपसे पूछेगा कि साउथ साइड अंडमान एंड निकोबार में तो कौन सी पाया जाएगी तो बताइए? नॉर्डिक। और जो पूर्वी साइड है वो कौन सी पाई जाएगी? मंगोलाइड। और जो पूर्वी साइड है वो कौन सी, सॉरी पश्चिमी साइड है वो कौन सी पाई जाएगी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और मध्य प्रदेश में पूछा जाएगा तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। सिंधु सभ्यता का भी जब जन्म होता है तो उस समय जो जाति रहती है वो कौन सी रहती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रहती है, ठीक है। चलिए अब जनजाति का जो विकास है इस पर, इसका जो नाम आता है और इसके बारे में जो बात करते हैं, आपने देखा होगा इस समाज को अब जो वर्गित कर दिया गया है वो किससे कर दिया गया है? एक तो अभी इस वर्ग को आपने देखा होगा, एक जनरल, एक ओबीसी, एक एससी और एक एसटी, इस वर्ग में भी आपको देखने मिलता है ना। और हमें इस वर्ग के बारे में बात करना है। इसको बोला जाता है हिंदी में अनुसूचित जनजाति और इसको बोला जाता है अनुसूचित
सॉरी अनुसूचित जाति होता है ये, है ना, अनुसूचित जाति, और ये होता है अनुसूचित जनजाति। इन ट्राइबों को क्या बोला जाता है? जनजातियां। ट्राइब्स का दर्जा दिया जाता है। क्यों? किस आधार पे दिया जाता है? क्यों? क्योंकि ये हमारी मुख्य धारा से पिछड़ चुके हैं, इसलिए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, जनरल ओबीसी के बराबर लाने के लिए इनको क्या किया जाता है? संविधान में इनके लिए प्रावधान बनाया गया है, और इनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संसाधन के प्रयोग के आधार पर और अपने हितों की रक्षा करने के लिए इनको ऊपर लाने के लिए सरकार इनको क्या करती है? स्पेशल प्रोविजन दी जाती है। ठीक है, जो जनरल ओबीसी एसटी एससी की जो कैटेगरी बांटी गई है वो किस लिए बांटी गई है? किस किस आधार पर बांटी गई है? तो एक बांटी गई है संसाधन या रिसोर्सेस के आधार पर, संसाधन रिसोर्सेस के आधार पर बांटी गई है। जो डिवाइड है ना आपके में जनरल ओबीसी एसटी एससी, आप लोग देखते होंगे, एक संसाधन के आधार पर, दूसरी मुख्य धारा मेन स्ट्रीम, और तीसरी अपने हितों की रक्षा के लिए। ये तीन कैटेगरी है, ये मेन आधार है जिसपे जनरल ओबीसी एसटी एससी को बांटा गया है। संसाधन के आधार पे मतलब जनरल, जो एक हमारे यहाँ समाज में एक कुरूतिया टाइप का एक गलत धारणा है कि जनरल मतलब सुप्रीम पावर, ओबीसी मतलब छोटा भगवान, और एसटी एससी मतलब इनको वंचित किया जाता है। मगर ऐसा नहीं है, सरकार ने इनको जो प्रावधान दिया है वो क्यों दिया है? इन तीन आधार पर दिया गया है। एक संसाधन के आधार पर, कि आपने देखा होगा जनरल के पास ज्यादा संसाधन देखने मिलते हैं, उसके बाद कुछ संसाधन ओबीसी के पास देखने मिलते हैं, कुछ एससी के पास, और सबसे कम एसटी कैटेगरी के पास संसाधन देखने मिलते हैं। मतलब ये ज्यादा सुख सुविधा से जीवन से जीते हैं। उनके बाद ओबीसी में देखने मिलेगा, उसके बाद एससी और उसके बाद एसटी। तो इस आधार पर बांटा गया है, संसाधन के आधार पर। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज मुख्य धारा के आधार पर, कि समाज में जनरल ओबीसी क्या रहता है? अपने मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, मगर एससी है एसटी है ये क्या हुआ? अपने मुख्य धारा से अलग हुए, और इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार इनको क्या करती है? स्पेशल प्रावधान बनाती है। संविधान में इनके बारे में बताया गया है और इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। और तीसरा क्या है? अपने हितों की रक्षा करना। जनरल ओबीसी, जनरल सबसे ज्यादा अपने हितों की रक्षा कर ले रहा है, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद एससी, और उसके बाद एससी एसटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इनको, जो ये मेन ट्राइब्स है, इनको भी एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में इनके बारे में प्रावधान दिया गया और इनके बारे में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। समझ में आ रहा है? अब ये जो कहानी आपकी शुरू होती है, ये कहां से शुरू होती है? आपको ऋग वैदिक काल में। जब आप ऋग वैदिक काल में जाते हो तो वहां पर भी ये व्यवस्था थी, मगर वहां पे जो व्यवस्था थी, वहां पे जनरल ओबीसी एससी एसटी नहीं हुआ जाता था। वहां पे जो चलता था, जो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, पुरोहित होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे, शूद्र होते थे। जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त में इसके बारे में वर्णन किया है कि ब्रह्मा के मुख से जो निकले हैं वो पुरोहित हैं। ठीक है, जो उनकी बाह से निकला है वो क्या होते? क्षत्रिय हैं। जो उनकी जांग से निकला है वो क्या थे? वैश्य हैं। तो वहां पे कर्म के आधार पे था, मतलब सही चलता था। मतलब उत्तर वैदिक काल आया तो सब कुछ क्या हो गया? ये जो वर्ण व्यवस्था है किसके आधार पर हो गई? जन्म के आधार पर। ये क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ये गलत हो गया। समझ में आ रहा है? देखिए, ये जो कहानी की शुरुआत होती है ऋग्वेद काल में, ऋग्वैदिक काल में यहां पे जो पुरुषुक्त है, पुरुषुक्त पुरुषुक्त की बात की जाती है कौन से? 10वें मंडल में, 10वें मंडल में। और यहाँ पे जो जाति थी, जो जाति डिस्क्राइब की जाती थी, उसको सबसे बोला जाता था पुरोहित। पुरोहित मतलब जो पूजा पाठ का काम करते थे, मतलब कर्म के आधार पर। इसके बाद क्या था? क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब जो युद्ध लड़ते थे। उसके बाद क्या आया? वैश्य। वैश्य मतलब जो व्यापार करते थे। तो यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर थी। कर्म के आधार पर मतलब जो पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करते थे उनको क्या बोल दिया गया? पुरोहित। जो युद्ध लड़ते थे, जो तलवार चलाना जानते थे, उनको क्या बोल दिया गया? क्षत्रिय। और जो आर्थिक मतलब जो व्यापार करते थे, उन्हें क्या बोल दिया गया? वैश्य। समझ में आ रहा है? हाँ, एक शूद्र भी था। शूद्र को नीचे रखा जाता था, ट्राइब को, है ना, वो इनकी सेवा करने के लिए, ऐसा इस पर वर्णन है। ठीक है, तो एक पुरोहित हो गए, एक क्षत्रिय हो गए और एक वैश्य हो गए। तो समझ में आया? तो यहाँ पे जो सब कुछ था, यहाँ पे किसके आधार पे था? कर्म के आधार पर।
कर्म के आधार पर। बट बाद में एक उत्तर वैदिक काल आया और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, यहां पे इस शब्द को यूज करने लगा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये चेंज हो गया। अब यहां पे जो सब कुछ क्या हो गया, यहां पे तो अच्छा था कि कर्म के आधार पर, यहां पे क्या हो गया, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर मतलब अगर राजा का लड़का राजा के योग्य भी नहीं है तो उसको राजा बनना पड़ेगा, ये बेस यहां पे चलने लगा, जो आज भी हमारे यहाँ पे ये सब कुछ देखने मिलता है। तो यहां से चेंजेस होती है उत्तर वैदिक काल से, जहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यहाँ पे कर्म के आधार पर, तो अगर जो लोहे का काम करता है तो उसको हम क्या बोल देते थे, लोहार बोल देते थे। मगर यहाँ पे जन्म के आधार पर कर देते थे, अगर उसके बेटा, अगर लोहार का बेटा अगर लोहार है और उसको लोहार नहीं करना है तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, वो लोहारी कहलाएगा। तो यहाँ पे जन्म के आधार पर कर दिया, जो व्यवस्था आज हमें यहाँ पे देखने मिलती है। समझ में आया? तो यहां से ये सब चीज का उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद हमें देखना है कि भारत में इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। समझ में आया क्यों प्रावधान दिए गए हैं, समाज में क्यों इसके लिए प्रावधान बनाए हैं? उनको एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनको संसाधन प्राप्त करने के लिए कि वो भी समाज में जुड़ पाए और उनकी भी अपनी एक प्रतिष्ठा हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो। इसलिए संविधान में उनके लिए बहुत से प्रावधान किए हैं। तो हमें वही देखना है कि संविधान में इनके बारे में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, चलिए लिखिए, ये हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा 366 एक अनुच्छेद है संविधान के, अनुच्छेद 366 के एक 24 और 25, 24 और 25 एक अनुच्छेद है संविधान का 366, और 366 के सब क्लॉज 24 और 366 के सब क्लॉज 25 में एसटी एससी के बारे में परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन आता है सीधे, 24 में एससी के बारे में परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, और इस पे एसटी को परिभाषित किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपसे, एससी मतलब समझ गए ना आप क्या होता है, अनुसूचित जाति, और एसटी मतलब क्या होता है, तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल 366 के क्लॉज 24 में किसके बारे में वर्णन है, तो एससी को परिभाषित किया गया है, और 25 में किसको किया गया है, एसटी को। क्लियर? चलिए, इसके बाद एक और आर्टिकल होता है अनुच्छेद 341 और 342 के तहत संविधान में वर्णन है, संविधान में इसका वर्णन है, एससी का वर्णन है, यह मेंशन है। और 342 अनुच्छेद के तहत संविधान में एसटी का वर्णन मिलता है। 366 के क्लॉज 24 में एससी को परिभाषित किया गया है और 25 में एसटी को परिभाषित किया गया है, और अनुच्छेद 341 और 342, तो 341 में संविधान में एससी का वर्णन मिलता है और 342 में संविधान में एसटी का वर्णन मिलता है हमें। क्लियर? चलिए, आ रहा है ना समझ में? अब लिखिए, एक अगला आर्टिकल आपने और सुना होगा, एक होगा, हाँ एक लिखिए 242, अच्छा 242 क्लॉज 2, 242 आर्टिकल 242 क्लॉज 2 क्या कहता है कि किस किस को हम अनुसूचित माने जनजातियां के ट्राइब में रख सकते हैं, इसके बारे में एलिजिबिलिटी बताया गया है। मतलब उनमें कुछ विशेषता होगी ना, उनमें कुछ पैरामीटर होगा, तब तो हम उसको रखेंगे। तो हमारा जो अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद है आर्टिकल
अनुच्छेद 242 क्लॉज 2 में एलिजिबिलिटी बताया है। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता बताया है कि कौन कौन सी जनजाति में क्या क्या पैरामीटर्स होंगे तो हम उसको जनजाति में रखेंगे। हर कास्ट को हम जनजाति नहीं बना सकते, उनमें कुछ खूबियां होंगी, उनमें कुछ पैरामीटर होगा, उनको हम काय में रखेंगे, जनजातियां में रखेंगे, और उसके बारे में वर्णन है 242 क्लॉज 2 में उनकी एलिजिबिलिटी। अब देखते हैं वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो जनजाति में आते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, लिख लिए, समझ में आया। 242 क्लॉज 2 में एलिजिबिलिटी बताया गया है कि हम किस किस को जनजातियां में रख सकते हैं, कौन कौन सी ट्राइब को, और उसके पैरामीटर देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मतलब जैसे हम लोग जो रहते हैं शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, ये थोड़ा सा क्या रहते हैं, आइसोलेशन रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, मतलब ये थोड़ा सा माने समाज से दूर रहते हैं। एक ये इनकी खूबियां होती है, मतलब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये भौगोलिक तरीके से देखा जाए तो इनकी एक क्वालिटी ये देखने मिलती है, क्या भौगोलिक, ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कह सकते हैं। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये समाज की मुख्य धारा से थोड़ा सा दूर निवास करते हैं, ये इनके में एक क्वालिटीज होती है। दूसरी क्वालिटी, ये जंगल में निवास करना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी लिखिए, जंगल में निवास। तीसरा आपने देखा होगा इनका सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना थोड़ी अलग होती है। सोशल स्ट्रक्चर, यह सामाजिक संरचना, ये सब हम किस पे पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 242 क्लॉज 2 में अगर ये क्वालिटियां मिलती हैं तो हम उसको काय में डाल देते हैं, जनजातीय ट्राइब में डाल देते हैं, इस पर संविधान में वर्णन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इनकी जो सामाजिक संरचना होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। दूसरा, इनका परिधान, मतलब इनके वस्त्र परिधान, मतलब इनके आउटफिट्स थोड़े हमें डिफरेंट देखने मिलेंगे, है ना। कई जगह आज भी पत्तों का यूज करते हैं इन लोग, है ना, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट पहनते हैं, है ना। आभूषण आपने देखा होगा, वो जो जो लोग मेन पहनते हैं उनसे थोड़ा सा अलग इन पर देखने मिलता है ना। इनके खाद्य पदार्थ लिख सकते हैं आप, इनके खाद्य पदार्थ, इनके खाद्य पदार्थ, इनके फूड आपको देखने अलग मिलेंगे, है ना। इनके स्पेशल फेस्टिवल होते हैं, प्रमुख त्योहार होते हैं, स्पेशल फेस्टिवल रहते हैं ये प्रमुख। विशेष त्योहार होते हैं इनके, है ना। इनके नृत्य आपको देखने मिलेंगे, इनके सॉन्ग, इनका डांस, इनके गान, ये थोड़ा आपको अलग देखने मिलेंगे। तो ये कुछ क्वालिटीज होती है जनजाति में जो इनको थोड़ा सा हमसे अलग बनाती है। एक तो क्या हुआ इनका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये दूर पसंद करते हैं, जहां पे समाज बसता है उससे दूर रहना पसंद करते हैं, एक क्वालिटीज। दूसरी क्या होती है, जंगल में निवास करना इनको पसंद रहता है ना। अच्छा, कृषि भी लिख सकते हैं, इनकी एग्रीकल्चर, इनकी कृषि डिफरेंट रहती है। आपने सुना होगा भील की एक कृषि होती है जिसको बोला जाता है चिमाता कृषि, बैगा की एक होती है बेवर और दाहिया। तो इनकी कृषि करने का भी एक डिफरेंट तरीका होता है, एग्रीकल्चर भी इनका डिफरेंट होता है, मतलब जो समाज में चल रहा है उनसे इन पर डिफरेंट रहता है, और वो क्वालिटीज इनको मिलती है तो हम क्या किस पर रख देते हैं उनको, जनजातियां में। कृषि है, ठीक है। तो हम देख रहे थे एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये दूर रहना पसंद करते हैं समाज से। तीसरा, जंगल में निवास करते हैं, फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। तीसरा, इनका सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना थोड़ी अलग रहती है। उसके बाद इनका परिधान, इनका आउटफिट दूसरा रहता है। इनका खाद्य पदार्थ, इनका फूड अलग देखने मिलेगा आपको, इनके फेस्टिवल अलग देखने मिलेंगे, इनके नृत्य और इनके गान अलग देखने मिलेंगे।
तो ये सब चीज इनकी कृषि अलग देखने मिलेगी। तो ये सब चीज अगर आपको देखने मिलेगी तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ट्राइब्स या जनजातियां बोल देते हैं, जिसके बारे में वर्णन किस पे 243 सब क्लॉज 2 में। क्लियर? क्लियर? ये अनुच्छेद समझ में आया आपको? 242 में क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगती है 242 क्लॉज 2 में। क्लियर? अब समझ में आया किसको ट्राइब्स बोलते हैं। चलिए अब इसी को देखते हुए संविधान में एक, चलिए अब इसी पे देखने के लिए इनके अधिकारों के हित के रक्षा के लिए संविधान ने इनके लिए बहुत से प्रोविजन बनाए हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ शुरू से इनका बहुत ज्यादा शोषण होता गया है, इसलिए इनको संविधान ने बहुत ज्यादा पावरफुल इन पे इनके लिए प्रावधान बनाया गया। आप पुराने समय में देखोगे तो उनको पानी नहीं दिया जाता था। मतलब आप अंबेडकर जी की कभी कहानी पढ़ेंगे तो उनके बारे में पता चलेगा कि उनके साथ क्या क्या, वो एक महार जनजाति से आते थे, है ना। तो बहुत ही ज्यादा इनके साथ अत्याचार होता था, बहुत ज्यादा शोषण होता था। तो इसलिए संविधान में इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन और स्पेशल आर्टिकल बनाए गए हैं, जिससे वो मुख्य धारा में आ सके, अपने संसाधन को बना सके और अपने हितों की रक्षा कर सके। इसलिए जनरल ओबीसी एसटी एससी को बांटा गया है, ये मेन रीजन है। और इसलिए जो आरक्षण का मुद्दा है, और इनके लिए इसी विशेष तरीके के लिए उनको स्पेशल प्रोविजन और उनके लिए स्पेशल योजनाएं चलाती हैं कि वो भी अपने जीवन में अच्छे से रह सके, उनको भी मेन स्ट्रीम से जुड़ सके, सामाजिक की मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए सरकार उनके लिए प्रावधान करती है। समझ में आया अब ये सब कहानी पूरी? चलिए अब लिखिए। तो एक मैंने आपको बताया था एक अनुच्छेद 15 भी, अनुच्छेद 15 ये फंडामेंटल राइट्स है। अनुच्छेद 15 भी इनको क्या करता है, भेदभाव, समझ में आ रहा है, जाति लिंग भेद के आधार पर इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, उसका प्रोटेक्शन दिया जाता है। पब्लिक प्लेसेस में ये कहीं भी दुकान लगा सकते हैं। पहले जब आपने सुनते होंगे तो ये कहीं भी दुकान नहीं लगा सकते थे। अदर कास्ट क्या करती थी, इनको वंचित कर देती थी। तो उसके तहत एक प्रावधान बनाया गया अनुच्छेद 15 में, जिनके क्या करते हैं, इनके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है। समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 16 लिख लीजिए। अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 4 में इनको प्रमोशन या आरक्षण की बात की गई है। नौकरियों में क्या क्या गया है, इनको आरक्षण दिया गया है। जॉब्स में और प्रमोशन में इनको रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में। समझ में आ रहा है मेरी बात? आ रही है ना? 16 के 4 में पब्लिक नियोजन कहते हैं इसे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि नौकरी और जॉब में इनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है 16 क्लॉज 4 में। क्यों की गई है समझ में आ गया? ये अपना संसाधन, अपने रिसोर्सेज के लिए अपनी मुख्य धारा से जुड़ सके और ये अपने हितों की रक्षा कर सके। और एक और अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 17। क्या बताता है ये? अनटचेबिलिटी या अस्पर्शता। एक शब्द यूज होता है छुआछूत, ये चलता था पहले, उसके लिए प्रोहिबिशन कर दिया गया आर्टिकल 17 के तहत, है ना, जिसपे अस्पर्शता या अनटचेबिलिटी की बात करते हैं। तो इसके तहत इनके लिए प्रावधान किया गया है, वो एक क्या है, प्रोहिबिटेड है हमारे संविधान में। और इसी के तहत आर्टिकल 17 के लिए, उन्हीं के लिए, एसटी एससी के लिए पूरा का पूरा एक प्रावधान बना दिया गया, एससी के लिए सॉरी, वो एसटी के लिए सॉरी, एक पूरा का पूरा एक प्रावधान बनाया गया हमारे संविधान में, जिसे कहते हैं सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1955। अनटचेबिलिटी भाग अनुच्छेद 17 के लिए एक पूरा का पूरा एक कानून बना दिया गया था, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया था? 1955। ये पूरा का पूरा जो एक्ट बनाया गया था, और जिनमें हमारी जो एसटी कास्ट है उसके लिए पूरी सुरक्षा का व्यवस्था की गई थी, और पूरा का पूरा एक इस पे था, अनटचेबिलिटी या अस्पर्शता में था। मगर ये फेल हो गया। जब ये फेल हो गया तो फिर हमने एक एक्ट लाया जो बहुत पावरफुल एक्ट बना, और वो जब से वो एक्ट आया है तब से इनका शोषण होना बहुत ज्यादा कम हो गया। तो अदर कास्ट क्या करती थी, इनका बहुत ज्यादा क्या करती थी, शोषण करती थी। और वो अगला बहुत पावरफुल एक्ट है जिनका नाम है एसटी एससी एक्ट 1989। ये नॉन वेनेबल
है इस पे, मतलब गैर जमानती। अगर इस पे कोई अदर कास्ट अगर उनका शोषण करती है और इस पे अगर वो क्राइम के रिकॉर्ड में अगर शामिल हो जाती है तो उस पर जमानत नहीं है, गैर जमानती है, ये नॉन वेरिएबल है। जाति सूचक शब्द का उपयोग करते थे, उनका घर जला दिया जाता था, मतलब बहुत ज्यादा उनके साथ अत्याचार किया जाता था, एट्रोसिटीज होती थी। इसलिए ये वाला जब एक्ट लाया इनके लिए तो ये उतना फायदेमंद नहीं रहा और ना ही ये सक्सेस हो पाया। इसके लिए जब 1989 में एसटी-एससी एक्ट 1989 लाया, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत पावरफुल एक्ट आया है। जब से ये एक्ट आया है तब से इनका बहुत ज्यादा शोषण होना कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये नॉन वेलेबल है, गैर जमानती है। याद रखिए ये गैर जमानती। अगर इस एक्ट के तहत अगर आप आते हैं तो आपको, अगर आप अदर कास्ट के हैं तो आपके में जमानत नहीं मिलती। ठीक है, तो एसटी-एससी एक्ट 1989 में आया और 1989 में ही क्या हुआ, 1989 में जब ये एक्ट आया उसी समय क्या हुआ, एक आयोग बन गया, एसटी आयोग बन गया। 1989 में ही एक आयोग बना दिया गया और उस आयोग के बाद 338 में क्या कर दिया गया, इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, उसके बाद 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 आया और उसमें एसटी एससी को क्या कर दिया गया, पृथककरण कर दिया गया है, सेपरेशन कर दिया गया। चलिए लिखिए, फिर क्या आया 1989 में एसटी-एससी कमीशन, ये आयोग बना दिया गया। आयोग बना तो यहां पे क्या कर दिया गया, 338A के तहत क्या किया गया बताइए, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। 338 अनुच्छेद 338 बोलता है ना, आर्टिकल 338 के तहत संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। कभी पूछेगा आपको तो कब दे दिया गया, 1989 के तहत। बाद में हमारे संविधान संशोधन में एक और संशोधन होता है 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये कब होता है 2003 में, जिसमें एससी आयोग अलग हो गया और एसटी आयोग अलग हो गया। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि एसटी एससी कब अलग हो गए, तो आप क्या बोलोगे 2003 में, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, और ये बना दिया गया एससी आयोग और एक बन गया एसटी आयोग। जब ये आयोग बन गया तो कोई मेरे को ये बताएगा कि एससी का अध्यक्ष कौन है, विजय सापला जी हैं, विजय सापला जी हैं, और एसटी के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान, ये इंदौर के रहने वाले हैं। और यहीं पे एक और डिस्क्राइब कर दिया गया 338A के तहत हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा चेंजेस और किया गया कि आर्टिकल 338A के तहत 338 के तहत एससी की बात की गई और 338A के तहत एक और जोड़ दिया गया, हमने एसटी की बात की गई। तो संविधान में 338 के तहत एससी आयोग की बात की गई है जिसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, और 338A के तहत क्या कर दिया गया है, एसटी आयोग का दर्जा दे दिया गया है। क्लियर? लिख लीजिए, हो गया। देखिए जब जनजाति आई, जब सबसे पहले ट्राइब्स आए तो उन लोग ने कहां पे, जैसे सबसे पहले जनजातियां आई, ये जनजाति आई तो उन्होंने सबसे पहले निवास करना कहां पे शुरू किया, जंगल में। फिर इन्होंने अपने आप को परिवर्तन किया, और परिवर्तन किया तो ये कहां पे रहने लगे, क्योंकि जंगल में बहुत से जानवर भी रहते थे और बहुत से डिफरेंट पीपल भी रहते थे। बाद में उसके बाद उन्होंने क्या किया, गुफा या केव में आए। केव में आए तो यहाँ पे मेल फीमेल रहने लगे, और यहाँ पे क्या हुआ, फिर उनके बच्चे हुए तो क्या हुआ, एक परिवारवाद की, एक परिवारवाद बना। ठीक है, यहाँ से परिवार की धारणा शुरू हुई। फिर बाद में गुफा से लोग निकल के कहां पे, नदी घाटी के किनारे बसे। कहां पे बसे, नदी घाटी, नदी घाटी के बाद में बसे। तो यहाँ पे बहुत से परिवार रहने लगा, और जब बहुत सा परिवार रहने लगा, और जब बहुत सा परिवार रहने लगा तो हमने उसको बाद में ये एक
समाज बन गया और एक समाज बन गया और ये समाज कहाँ आ गए, ग्रामीण में आ गए, तो उसे हमने ग्राम बन गया। और बाद में इन लोग रोजगार के लिए इन लोग शहर चले गए, तो रोजगार के लिए लोग कहां चले गए, शहर चले गए। तो यहां पर एक व्यापारी वर्ग का जन्म हो गया, व्यापारी वर्ग का जन्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहां से थोड़ी सी परिवारवाद की पूरी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले जंगल में आपने प्रिमिटिव मैन सुना होगा, आदि मानव के बारे में सुना होगा। तो जंगल से आए, जंगल से गुफाएं में अपने आप को चेंज करते रहे, फिर नदी के किनारे बसते रहे, नदी घाटी में, और नदी घाटी से जब बहुत सारे परिवार जब मिल गए तो वहां पे एक समाज का निर्माण हो गया, और उसी समाज से एक ग्रामीण में आ गए, और कुछ लोग फिर रोजगार के लिए शहर पहुंच गए, और शहर पहुंच गए तो वहां पे एक व्यापारी वर्ग का जन्म हो गया। तो इस प्रकार से हमारा एक क्या क्रोनिकल ऑर्डर है, और इसी तरह से फिर क्या माने जो मेन जो पाई जाती है, इसलिए मैंने बताया था ना आदिवासी जो शब्द उपयोग किया जाता है वो क्या, आदि से जब से मानव सभ्यता जन्म ली है तब से वो निवासी माने जाते हैं। आया क्लियर? तो ये है इसका मेन कहानी। आइए आप लोगों को क्लियर। अब हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करना है कि मध्य प्रदेश में इनकी कितनी परसेंट इनकी जनसंख्या है, कितने प्रतिशत पाई जाती है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग कब बना, ठीक है, कितनी जनसंख्या, कितने प्रतिशत पाई जाती है, ये सब क्वेश्चन आता है। और मैंने आपको कौन से जिले सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, एसटी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है, और भारत में भी सब बता चुका है आपको, है ना। एक बार और देख लेंगे, और इसके बाद फिर जो मेन ट्राइब्स है हमारी, एक सबसे पहले एक विशेष पिछड़ा जनजाति में 3 ट्राइब को रखा गया है जिसका कोड है भावेश, मतलब बैगा, भारिया और सहरिया। उनकी बात करना है। सबसे बड़ी ट्राइब्स कौन सी है उसके बारे में बात करना है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की है भील, भारत की है कौन सी, गौंड, उनके बारे में बात करना है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति इस भारत देश की कौन सी है, वो है भील, गौंड नहीं। अगर पूछेगा सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो आप क्या बोलोगे, गौंड। मगर जनसंख्या के आधार पर अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे आप, भील। और फिर उसके बाद अच्छा, इसको दूसरी चीज हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो जनजातियों को क्लासिफिकेशन जो किया गया है ना, वो ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पर किया गया है। मतलब कुछ दक्षिण में पाई जाती है, कुछ पश्चिम में पाई जाती है, कुछ उत्तर में पाई जाती है, और कुछ कहां में पाई जाती है बताइए, माने चारों दिशा में पाई जाती है, पूर्व में, कुछ पश्चिम में। जैसे आप लोग दक्षिण में देखोगे तो गौंड आपको देखने मिलेगी, कोरकू देखने मिलेगी, पश्चिम में जाएंगे तो आपको भील जनजाति ज्यादा देखने मिलेगी, नॉर्थ में जाएंगे तो सहरिया जनजाति देखने मिलेगी, रीवा साइड जाओगे आप तो कोल जनजाति देखने मिलेगी, सीधी शहडोल साइड जाओगे तो आपको पनका जनजाति देखने मिलेगी, बालाघाट जाओगे आप तो हलवा जनजाति देखने मिलेगी। तो मतलब इनका एक पूरा इस हिसाब से हमारा माने क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उसी बेस पे अपन को पढ़ना भी है। चलिए, ये सब चीज क्लियर हुआ आप लोग को, इस पर कोई डाउट? पूरी चीज समझ में आई हमने कहां से, ये सब समझ में आया आपको? देखिए अब इसका क्लासिफिकेशन जो हुआ है, इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है ट्राइब्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स, ये जनजातियों का वर्गीकरण जनजातियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो मध्य प्रदेश में किस आधार पे किया गया है, एक क्या किया गया है बताइए, एक पश्चिमी आधार पे किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र में कुछ जनजाति पाई जाती है जैसे भील, कभी पूछेगा पश्चिम क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति तो क्या बोलोगे आप, भील, और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी आपसे पूछेगा दक्षिणी क्षेत्र में, तो दक्षिणी क्षेत्र में भी आपको देखने मिल जाएगी कोरकू, भारिया, गौंड, ये नर्मदा घट्टी के पास पाई जाती है गौंड जनजाति, यहां पे आपको देखने मिलेगा। और भी है बहुत सारी, वो डिस्कस करेंगे अपन। उसके बाद पूर्वी क्षेत्र में किया गया है, पूर्वी क्षेत्र में आप लोग जानते होंगे बैगा, गौंड, कोल, पनका,
पनिका, ये ट्राइब्स देखने मिलती है। और एक और है उत्तरी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र में आपको देखने मिलेगी इसकी प्रमुख जनजातियां हैं जो कुपोषण से होती है, जिसपे सबसे ज्यादा टीबी रोग देखने मिलता है, वो है सहरिया। ये राजस्थान में भी पाई जाती है। सहरिया जनजाति, समझ में आ रहा है? तो इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया गया है। ये मुख्यतः है, ठीक है। चलिए अब हमें इसके नंबर्स देखना है, इसके डाटा देखना है, कितने परसेंट कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट? देखिए थोड़ा सा मैप में देख लीजिए प्रमुख प्रमुख जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की। यहां पे लिख लीजिए, ये है बालाघाट में। बालाघाट में प्रमुख जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है हलवा। एक हलवा ट्राइब से पाई जाती है, बैगा भी पाई जाती है, मगर पूछा जाता है हलवा सिर्फ कहां पर निवास करती है, तो आप क्या बोलोगे? बालाघाट में। इसके बाद ये अपना मंडला डिंडौरी वाला क्षेत्र है। यहां पे आपको बैगा कौन देखने मिलेगी, कहां पर? मंडला में, मंडला डिंडौरी में। यहां पे आपको ये है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में कौन सी जाति देखने मिलती है? भारिया। छिंदवाड़ा सिवनी में आपको एक कास्ट देखने मिलेगी जिसका नाम है छिंदवाड़ा सिवनी में एक कास्ट देखने मिलेगी भारिया। यहीं पे है होशंगाबाद। होशंगाबाद में एक जाति आपको देखने मिलती है। वैसे कोई पर्टिकुलर जगह में पूरी जाति पाई नहीं जाती है, आसपास के जिलों में भी पाई जाती है, मगर जो एक मुख्य जहां पे इनका ज्यादा जनसंख्या देखना मिलता है इसलिए बोल दिए जाते हैं। तो होशंगाबाद में कौन सी पाई जाती है? कोरकू। उनको होशंगाबाद में आपको देखने मिलेगी। यहां पे एक और जिला है झाबुआ अलीराजपुर। यहाँ पे झाबुआ अलीराजपुर में आपको एक और कास्ट देखने मिलेगी जिसका नाम है भील। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पे सहरिया जनजाति देखने मिलती है। कौन सी ट्राइब? भिंड मुरैना टाइप सहरिया जनजाति देखने मिलती है। इसके बाद यहां पे हमारा पड़ता है रीवा। यहां पे रीवा में कोल जनजाति देखने मिलती है। इनका वर्णन आपको ऋग्वेद में भी मिलेगा और रामायण काल में भी मिलेगा, क्वेश्चन आया हुआ है कोल जनजाति। और मध्य प्रदेश की जो सबसे छोटी जनजाति होती है जिसे कहते हैं कामर, कामर जनजाति, ये सीधी में देखने मिलती है। सीधी। कहां पे देखने मिलती है? सीधी में। और सीधी शहडोल में ही एक और ट्राइब मिलती है जिसका नाम है पनिका। ये भी सीधी और शहडोल में देखने मिलती है। पनिका ट्राइब्स ये भिंड मुरैना साइड आपको देखने मिलेगी। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब भील, और सबसे छोटी ट्राइब कौन सी है? कामर।
नहीं, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। माने आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या जो देखने मिलेगी वो भील की दिखेगी और कामर की सबसे कम दिखेगी। ये कहाँ पाई जाती है? सीधी में, याद रखिए। हैं और भी ट्राइब्स, मतलब ये मुख्यतः ट्राइब्स हैं, तो इनके आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है जनजाति को मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक और लिख लीजिए, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग 1995 में बना था। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग 1995 में बना था ये। ये बुनकर जनजाति कहलाती है, ठीक है, पूछा जाता है पनिका, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछता है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है व्यापम में, निषाद जनजाति, जो पुराने समय में रामायण के समय में जो हमारा जो मेन एरिया था, ये वाला जो पोर्शन था मध्य प्रदेश का, ये दंडकारण्य में आता था। और यहाँ पे एक निषाद जनजाति रहती है जो जिनका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? रामायण काल में मिलता है। तो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से कौन सी जनजाति का वर्णन कहाँ पे मिलता है? रामायण काल में मिलता है। तो आपको बताना है निषाद जनजाति, ठीक है। एक निषाद राज, उनके दोस्त भी थे ना राम जी के। बंजारा भी देखने मिल जाएगी आपको इस साइड, इनके साथ बंजारा घुमक्कड़ जनजाति होती है। जो आपने कंघी का प्रयोग किया है वो बंजारा जनजाति ने ही डेवलप किया है। ये सबसे ज्यादा सुंदर होती है इनकी महिलाएं, ये आभूषण इनको सबसे ज्यादा प्रिय होता है। और ये घुमक्कड़ होती है, नोमेडिक होती है, मतलब घूम घूम कर, इनको घुमंतु जनजाति कहते हैं। ये घूम घूम कर अपना जीवन यापन करती हैं। एक ये होती है, और एक गौड़ की सब कास्ट होती है अगरिया, इनको घुमक्कड़ कहते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। और एक बेड़िया जनजाति होती है, बेड़िया जनजाति का प्रयोग आपको रामायण काल में सुना होगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वहां पे एक कराली नाम की एक जगह था, जहां पे जब राम जी सीता मां को बाहर कर देते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं, तब वहां पे एक राई नृत्य करते हैं बेड़िया जनजाति कराली में। क्वेश्चन पूछा गया, तो ये सब क्या घुमक्कड़ जनजाति कहलाती है। और उनको वहां पे उनको जानकी माता का मंदिर है कराली में, जब उनको बाहर निकाल देते हैं ना, जानकी मतलब सीता मां का, ठीक है, मंदिर है। तो बेड़िया जनजाति, अगरिया जनजाति और बंजारा जनजाति, इनको घुमंतु या क्या कहा जाता है? इनको घुमंतु या नोमेडिक कहा जाता है। ये घूम घूम कर अपना जीवन यापन करती हैं बंजारा जनजाति। तो बंजारा जनजाति की सीधे क्वेश्चन आता है, इनकी महिलाएं सबसे खूबसूरत रहती हैं। कंघी का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? बंजारा जनजाति। घुमंतु किसको बोला जाता है? बंजारा जनजाति को। और ये सब राजस्थान और ये गुजरात साइड, ये पूरा एरिया है, यहीं पाई जाती है। यहाँ से अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे, सहरिया भी देखिए यहाँ पे लगी हुई है, तो राजस्थान में ही पाई जाएगी। गैरसिया पाई जाती है, मीणा पाई जाती है, ये सब जो ट्राइब है वो राजस्थान में ही लगी हुई है। और इस साइड वाली जो है वो कौन सी पाई जाएगी? आप बताइए। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, बताया ना मैंने। तो मध्य प्रदेश की जो भी कास्ट होती है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पाई जाती है। अब जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया ना, पश्चिम साइड तो इस तरह सभ्यता जो आई थी, सिंधु घाटी सभ्यता इसी साइड थी, पश्चिम साइड में ही बसी थी। तो यहाँ पे अगर देखेगी तो पूछेगी कि वो भी जो ट्राइब्स थे वो कौन से थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे, आ रहा है। और भारत की नीचे साइड देखोगे तो आपको नार्डिक मिलेंगे, और ऊपर साइड अगर आप पूर्वी साइड देखोगे आप तो कौन मिलेंगे? मंगोलिया, मतलब जो मंगोल से आए हैं। तो सबकी एक अलग क्वालिटी है, उनके शरीर जो शारीरिक संरचना होती है ना, जो फिजिकल स्ट्रक्चर रहता है उसमें भी आपको चेंजेस देखने मिलेंगे, जैसे जैसे जो कास्ट होते हैं। तो ये 3 प्रकार की कास्ट हमारे यहाँ पे पाई जाती है, और हमारे मध्य प्रदेश में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के लोग और जो कास्ट है वो हमें देखने मिलती है। अब कल से हमें एक एक ट्राइब को पढ़ना है, पहली ट्राइब्स कौन सी है, दूसरी क्या है, इनके बारे में बढ़ना है ना। इनके त्योहार क्या है, जो जो मैंने आपको बताया, इनकी धार्मिक संरचना क्या है, ये कौन सा नृत्य करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? चलिए बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। समझ में आया ये सब?